पे चली जाएंगी। हाँ व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। तो अच्छा फिर अच्छा। सम्यक सूत्रधारा से वो खोल लेना। हाँ सम्यक शुद्ध धारा का व्हाट्सएप खोल के ना, और फिर मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक पद, पावे पद निर्वाण। हाँ जी। आज जैसा कि सूचित किया गया था व्हाट्सएप पर आप सभी को, आज से हमारा शिविर प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन शिविर भी चल रहा है आज से हमारा, ऑफलाइन तो चल ही रहा है। बाल युवा संस्कार शिविर। तो बाल युवा संस्कार है तो बाल बच्चे भी आ सकते हैं और युवा भी आ सकते हैं, कि बीच के नहीं आ सकते, कि बाल और युवा मतलब बचपन से लेकर 55 तक, और बल्कि 8 से लेकर 60 साल तक के बच्चे, सब सब बच्चे में ही आ गए। और प्रौढ़ भी सब आ सकते हैं इस कक्षा में। तो दोनों के लिए संस्कार शिविर है ये, मतलब सभी के लिए, जीव मात्र के लिए संस्कार शिविर आज से प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो कल से प्रारंभ हो गया है ऑफलाइन तो, पर कल थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, कुछ फीवर वगैरह आ गई थी मुझे, इसलिए लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल करना पड़ा। आज से आपकी यथावत कक्षा चलेगी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर। यह चलेगी आज आपकी 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन आपकी कक्षा चलेगी। 14 तारीख को आपका एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये 1 घंटे की कक्षा हमारी ऑनलाइन आज से, जो नए सदस्य हैं वो भी जुड़े हैं, जो यहाँ पर शिविर में आ रहे हैं वो भी जुड़ेंगे, तो उन सब की एग्जाम 14 तारीख को होगी और 15 तारीख को आपको रिजल्ट बताया जाएगा। तो आज से लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के, अभी हमने उसमें मैसेज में तो लिखा था कि 60 प्रश्नों के बारे में लिखा था। लेकिन अगर समय हुआ तो 60 करेंगे, तो नहीं तो फिर 50 प्रश्न तो कम से कम होंगे अपने, और नहीं तो अधिक से अधिक 60 प्रश्न लेंगे, उससे ज्यादा का नहीं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका सबके पास पुस्तक होगी ये वाली, अरेंज कर ली सबने? दिखाइए जरा। वेरी गुड नमिता जी, रेखा जी, अनीता जी। अनीता जी आपकी कौन सी बुक है ये? हाँ नंदिता जी आपकी कौन सी है? ये शायद दूसरी है आपकी, ठीक है पर ये भी चलेगी। हाँ उषा जी ने भी दिखा दी है, आंचल जी। और बाकी सबके पास नहीं है? पीडीएफ भेजी थी मैंने, तभी रेणु जी ने सिखाई दिया कि पीडीएफ कैसे खोलना है। सबको बता दिया है ना, आ गया सबको खोलना पीडीएफ? चलिए, मतलब आप ऑनलाइन रहते हुए भी, क्लास में रहते हुए भी पीडीएफ अपनी ओपन कर सकते हैं। कैसे रेणु जी बताइए फिर, एक बार सबको बता दीजिए शॉर्ट में। हाँ तब तक अनीता जी मैडम, बोलिए। हाँ। हाँ मैडम, तभी इन्होंने और मिस्टर ने ना फोटो कॉपी करवा ली थी ये अच्छा पीडीएफ की, तो वही अच्छा अच्छा। किताब है। हाँ, चलो बहुत दो बढ़िया। साल हो गए, हाँ वही है। ठीक है। रेणु जी बोलिए। अरे अनम्यूट कीजिए पहले। म्यूट कर लिया, अब हो गया दीदी अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ पहले ग्रुप पे जाके ना अपने ये क्लास खोल ले, और उसके बाद क्लास खोलने के बाद नीचे एक छोटा सा बटन आएगा, उसका क्या कहते हैं, जैसे त्रिकोण बना हुआ है, उसको करके ना फिर ग्रुप आ जाएगा अपना, और फिर ग्रुप में करके और वो पीडीएफ वाली करके वो पीडीएफ खुल जाएगी। उस पे बटन, उसको क्लिक करेंगे तो। आ गया समझ में सबको? जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ ऐसे खोल सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो पर्सनली उनको, रेणु जी को कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में उनका नंबर है। रेखा जी बोलिए।
दीदी मैं यही बता रही थी पीडीएफ खोलने का। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों के पास बुक है, और जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ इस तरीके से खोल सकते हैं। चलिए, तो हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। यह लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक एक पुस्तक है, जिसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम तो तत्वार्थ सूत्र जैसा महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो फिर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्या आवश्यकता है? कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की आवश्यकता तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए, छह डाला पढ़ने के लिए, समय सार पढ़ने के लिए, नियम सार पढ़ने के लिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि यह समझ लीजिए कि चाबी है, कुंजी है। इसमें उन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं जो आपके तत्वार्थ सूत्र में भी आने वाले हैं, अन्य ग्रंथों में भी आने वाले हैं। जो शब्द उसमें आने वाले हैं, उन शब्दों का अर्थ इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दिया गया है। तो वो शब्द का अर्थ हम बार बार तो नहीं बताएंगे, इसलिए लघु जैन सिद्धांत यदि प्रवेशिका यदि आपने पढ़ ली, इसको समझ लीजिए कि यह जैन आगम की क ख ग घ है, ABCD है। मतलब जैसे अब बार बार हमने जैसे पापा ऐसा लिखा, तो उसमें 2 बार ए आया, तो ए क्या होता है कि आप पहले ही पढ़ के आओ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। इसी तरह से पहले ही पढ़कर आओ कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। क्योंकि आगे ये जो शब्द आने वाले हैं, बार बार आपको अर्थ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ बताएंगे तो फिर विषय वस्तु रह जाएगी। तो इसलिए पहले इस पुस्तक के द्वारा जो मुख्य मुख्य शब्द है आगम के, उनका अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। एक दिन और कम हो गया है हमारे सिलेबस में से, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। लास्ट के 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, आप उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रश्नोत्तर हम बिना भूमिका बनाए डायरेक्ट प्रश्नों पर चल रहे हैं, क्योंकि समय लिमिटेड है हमारे पास। प्रश्नोत्तर फर्स्ट पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? उत्तर, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ भाई, प्रश्न हो तो बाद में पूछिएगा, अभी अभी नहीं। प्रश्न नहीं हो तो हैंड्स डाउन कर लीजिए, और कुछ बात कहना हो तो हैंड्स अप कर सकते हैं। समता भाभी बोलिए। दीदी आंसर बताने के लिए किया था मैंने। अभी अभी प्रश्न पूछ ही नहीं रहे, हाँ। अभी तो है ना, अपन विषय समझ रहे हैं, उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, पहला ही प्रश्न ऐसा है। सबसे पहले विश्व की क्यों बात की? क्योंकि हमारी नॉलेज में विश्व, हम जानते हैं कि विश्व क्या है। तो वो जो जानने वाली चीज है, उस चीज को पकड़कर आगे की चीज समझाएंगे। तो विश्व क्या है? तो हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो विश्व है। तो वो कैसे बना है? तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है और सीधा सीधा उत्तर है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जो समझना है वो आगे के प्रश्नों में आएगा। तो इसको सीधा याद करना है आपको, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब इसी में से प्रश्न उठाएंगे। 6 द्रव्य, क्योंकि हमको विश्व समझ में आ गया कि 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं, विश्व कहते हैं। समूह समझ में आ गया कि ग्रुप, वो भी समझ में आ गया, पर द्रव्य क्या होता है? तो उसके लिए अगला प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब फिर से इसमें प्रश्न ये उठा, गुण किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर तो बाद में आएगा, पहले द्रव्य किसे कहते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें बहुत सारे गुण हो, बहुत सारे गुणों का जो समूह है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको आप सरलता से, बिल्कुल सहजता से समझते चले जाना। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के, मतलब 6 द्रव्यों लिखा है, वैसे तो अनंत द्रव्य है, जाति अपेक्षा की बात है वहां पर। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब 6 द्रव्य क्या है? तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आया, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है, उसे गुण कहते हैं। अब किसी भी वस्तु का कोई भी गुण ले लो आप, इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, सरल उदाहरण से समझेंगे। गुण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखना,
जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में। जैसे मिश्री, मिश्री का गुण क्या है? उसका मीठापन। एक गुण को पकड़ के चलते हैं तो अनंत गुण, एक गुण को पकड़कर चलते हैं मीठापना, उसका जो मीठापना है। तो यदि उस मिश्री को हम किस कॉर्नर से चखेंगे तो वह मीठा लगेगा? इस कॉर्नर से चखेंगे तो मीठा लगेगा, या इस कॉर्नर से चलेंगे चखेंगे तो, लेफ्ट के कॉर्नर से चखेंगे या राइट के कॉर्नर से चखेंगे तो मीठा लगेगा? कि वो उसका उसका जो मीठापन है ना, वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में है। कोई भी अंश ऐसा नहीं बचा है जहां पर वो द्रव्य तो है और उसका गुण नहीं हो। मतलब जितना द्रव्य है उस पूरे द्रव्य में जो रहता हो उसे ही गुण कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण भागों मतलब उसके प्रत्येक अंश में रहता हो उसे गुण कहते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या लिया है यहाँ पर? संपूर्ण अवस्था। भाग तो समझ गया, इधर से उधर से ऊपर से नीचे से कहीं से भी उसको टेस्ट करेंगे आप तो मीठा ही होगा। तो संपूर्ण भागों में। अब संपूर्ण अवस्था में मतलब अभी वो जब मिश्री का डला है तब तो वह मीठा है, और यदि उस मिश्री को हमने पानी में घोल दिया तो वह खारा हो जाएगा। हम्म, ललिता जी तो मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा क्या? तो कैसा रहेगा वो? कि जो मिश्री का टेस्ट पहले था वही टेस्ट अभी भी रहेगा। कि अरे वो तो वो पहले डले के रूप में था और अब तो पानी के रूप में आ गया। कि किसी भी अवस्था में हो, उसका हर अवस्था में जो रहे वही उसका गुण है। यदि वो डले के रूप में है और था, तब तो था उसमें वो गुण, और अभी पानी में है तब वो गुण मतलब वो नहीं रहा उसमें, तो वो उसका गुण ही नहीं कहलाएगा, वो उसकी अवस्था कहलाएगी। कि उसका जो डलापन है वह तो उसकी उस समय की अवस्था है, और वो जो पानी के रूप में द्रव्य हो गया है वह उसकी लिक्विड अवस्था है। तो दोनों अवस्थाएं तो बदल गई है लेकिन गुण नहीं बदला। जो नहीं बदले उसी को गुण कहते हैं। जो संपूर्ण भागों में रहे, संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, उसे गुण कहते हैं। ठीक है सरिता जी? हाँ दीदी। जय जय। जय जिनेन्द्र, स्वास्थ्य ठीक है वो आपका? जी, ठीक है दीदी। चलिए, ये पूरे हमारा जो सम्यक शुद्धधारा ग्रुप है उसमें सबने आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी, और आप शीघ्र स्वस्थ हो गए, ये बहुत अच्छी बात है ना? अब हमारा यहाँ पर शिविर चल रहा है सरिता जी, आपके नॉलेज के लिए फिर से बता रही हूँ मैं। पहले ही बात हो चुकी है, शिविर चल रहा है इसलिए हम यहाँ पर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ले रहे हैं। और ये 5 दिन का शिविर बचा है अब हमारा। तो ये 5 दिन में हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 50 प्रश्न पूरे करने वाले हैं, और उसका एग्जाम भी होने वाला है ना? तो आप और आपका परिवार सब लोग मिलकर ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जो नए लोग भी हैं वह भी सब एग्जाम दे सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जो क्या क्या परिभाषा बनी गुण की? ये तो हमने मिश्री के रूप में देखा। मिश्री वास्तव में एक द्रव्य नहीं है, वो तो उदाहरण के लिए हमने लिया है। मिश्री वास्तव कितने द्रव्य है मिश्री में? अपन पढ़ रहे हैं ना उसमें, तत्वार सूत्र में। कौन सा द्रव्य है मिश्री? हम्म, कौन बताएगा? शोभा जी? जैस नहीं दीदी, हम्म, पुद्गल द्रव्य है दीदी, पुद्गल द्रव्य है। कितने द्रव्य है उसमें? क्योंकि 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 उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण है। ठीक है, कितने द्रव्य है इसलिए उसमें मिश्री में? मिश्री में एक ही द्रव्य है, सिर्फ इस पुद्गल द्रव्य ही है। ठीक है, समता भाभी? उद्गल द्रव्य है और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब गुण पाए जाते हैं। हाँ, ये बता दिया उन्होंने। दूसरा कोई डिफरेंट आंसर हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए क्योंकि समय लिमिटेड है हमारे पास। नंदिता जी? नहीं, छह तो उसके सामान्य गुण है लेकिन उसके अंदर अनंत गुण होते हैं। उद्गल द्रव्य में। अभी गुण पर नहीं आया, अभी द्रव्य की बात चल रही है। कितने द्रव्य हैं ये प्रश्न है मेरा। चलिए मणि जी?
जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म पुद्गल द्रव्य है, कुल द्रव्य। ये तो शोभा जी ने भी बता दिया, मैंने पहले ही बोला है कि कोई डिफरेंट आंसर हो तो ही हैंड रेस कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहां से मैं ही बता देती हूँ। वो जो मिश्री है वह एक द्रव्य नहीं, अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है। अनंत द्रव्य है उसमें, पढ़ रहे हैं ना अपन। एक द्रव्य तो एक परमाणु जितना हो गया, और ऐसे अनंत परमाणु का स्कंध बनकर वह एक पूरा बना है मिश्री। तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंध है वह पुद्गल द्रव्य, वह मिश्री है। थोड़े विषय से हटकर है बात, इसलिए जो तत्वार सूत्र वाले हैं उन तक ही रहने दीजिए ये बात। जो नए लोग आए हैं वो अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी हम विषय पर ही वापस आ रहे हैं। ये जो गुण है जो मिश्री में बताए थे गुण, उसका मीठापन, वो उसके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है। ये हमने मिश्री में देखा। अब आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, स्वर्ण ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, तो चूड़ी में जो स्वर्ण है, स्वर्ण सोने की जो चूड़ी है, उसमें उसका जो गुण है, सोने का गुण क्या है? पीलापन और चमक, है ना। तो वह चूड़ी के किस भाग में है पीलापन और चमक? कि उसके हर भाग में। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से तो वह सफेद हो, जहां से वो सफेद होगी वो स्वर्ण नहीं है। यदि पूरी चूड़ी सोने की है तो वह पूरी चूड़ी स्वर्ण की, हर जगह से स्वर्ण है उसमें। और किस अवस्था में नहीं कि उस चूड़ी को पिघला देंगे, उसका बिस्किट बनवा लेंगे, या उसका हार बनवा लेंगे, या उसकी अंगूठी बनवा लेंगे, उस अवस्था में भी उस स्वर्ण का जो पीलापन और चमक है वह तब भी रहेगा, और अभी चूड़ी की अवस्था में भी है। मतलब प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक भाग में जो रहे वह उसका गुण होता है। कैसे जाना हमने कि स्वर्ण का गुण पीलापन और चमक है? क्योंकि हमने देख लिया कि वह जो स्वर्ण है उसके हर अवस्था में वह गुण है, और हर भाग में उसका पीलापन और चमक है। इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये इसका गुण है। चलो ऐसे ही कोई किसी और वस्तु का बता सकता है गुण? जल्दी से हैंड रेस कीजिए, किसी वस्तु का कोई गुण और उस पर परिभाषा घटित करना है। कुंद प्रभा जी। हाँ दीदी, जैसे नमक का खारापन, हम्म नमक जो नमक है उसका खारापन संपूर्ण द्रव्य और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। उस नमक को चाहे वो एक नमक का डेला हो तब भी वो खारा है, सब्जी में डालें तब भी खारा है, चटनी में डालें तब भी खारा है। उसकी कोई सी भी अवस्था ले लो, सब में, अगर नींबू की शिकंजी में भी वो नमक डालते हैं तब भी नमक का टेस्ट आता है। तो ये संपूर्ण भाग हो गए उसके, सॉरी संपूर्ण अवस्था हो गई उसकी। हम्म और भाग? भाग जो एक मिश्री का जो डेला है, एक वो सॉरी नमक का डेला है, हम्म वो उसका भाग हो गया। नमक का डेला भाग है, तो फिर पूरा नमक क्या है? हाँ, मतलब नमक का डेला ऐसे पूरा पीस वो एक है, एक द्रव्य है, सॉरी। और वो सब्जी के संपूर्ण भागों में है, कहीं से भी सब्जी का रस खा लो या कुछ भी खा लो, तो तो वो तो वो उसकी खारापन तो अवस्था हो गई ना, कि सब्जी में भी डालो तो नमक खारापन है। ये तो अवस्था की बात हो गई, अब भाग की बात कर रहे हैं ना अपन। अम, भाग तो वही है ना, जो नमक का डेला है वो उसका भाग है। आंचल जी। जैसे जीव द्रव्य का वो जानना देखना उसका गुण है, तो वह मिथ्या दृष्टि में भी होगा, सिद्ध भगवान में भी होगा, और अपने को भी होता है, मतलब सारी अवस्थाओं में होता है। हम्म जानना देखना जीव द्रव्य का जो गुण है वह सबकी संपूर्ण अवस्थाओं में होता है। और संपूर्ण भागों, जैसे अपना शरीर है, जो भी अपना जीव द्रव्य अभी अपने शरीर रूप लिए हुए हैं, तो अगर उसको उंगली में टच करेंगे तो भी जानना देखना होगा। शरीर के किसी भी भाग से अगर होगा तो वहां से जानना देखना सर्वांग से होता है। ये संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण भागों में व्याप्त है।
सॉरी, मैं बोलती जा रही थी, किसी ने लिख कर भेजा है, तब मुझे ध्यान समझ में आया कि म्यूट था मेरा, बहुत सारा निकल गया बीच में। चलिए, क्या नाम है, आंचल जी ने बहुत अच्छा बताया, जीव पर घटाया है, कुंद प्रभा जी ने नमक पर घटाया था। और नमक में भी उसकी यदि संपूर्ण अवस्था तो उन्होंने बता ही दी थी, संपूर्ण भाग यदि उस नमक को किसी भी साइड से हम टेस्ट करेंगे तो उसका खारापन उसका समझ में आएगा, तो वो खारापन है, क्योंकि एक साइड से खारापन आया और एक साइड से मीठापन आया, तो फिर यदि ऐसी कोई चीज है तो फिर वो नमक नहीं है, वो मतलब वो गुण नहीं कहलाएगा। गुण कहते ही उसे है जो संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में पाया जाए। ठीक है, तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये परिभाषा सबके समझ में आ गई होगी। मतलब कोई भी द्रव्य, यदि आपको गुण छांटना है किसी भी द्रव्य का, तो आप कैसे छांटोगे? इस परिभाषा की कसौटी पर कसकर छांटोगे कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, पर्याय किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न कैसे आया? क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है उसमें अवस्था शब्द आया था, और ये तो सब समझते हैं कि अवस्था कहें, हालत कहें, दशा कहें या पर्याय कहें, सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये पर्याय जो है ये पर्याय होती क्या है, अवस्था होती क्या है, इसके लिए चौथा प्रश्न आया। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब गुणों के कार्य या परिणमन, ये क्या हुआ कि जिस वस्तु में जो गुण भरे हुए हैं वो उसकी वर्तमान अवस्था में भी दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? कि उस गुण का कार्य है, वो जो पर्याय है ना, वो उस गुण का कार्य है। जैसे नमक का उदाहरण हमने लिया या मिश्री का उदाहरण लिया, तो मिश्री में जो मीठापन है, कि ऐसा तो हो सकता है कि मिश्री में मीठापन तो भरा हुआ है लेकिन अभी वर्तमान में उसमें खारापन है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो गुण भरे हुए हैं वह पर्याय रूप में प्रकटेंगे भी सही। मतलब प्रत्येक गुण, जितने उसमें गुण है वो सब कार्य करेंगे, उन सब का परिणमन होगा ही होगा। ये है, और उसी जो परिणमन हो रहा है उसे ही पर्याय कहते हैं, उसे ही अवस्था कहते हैं, उसे ही हालत कहते हैं। जिससे अभी जीव द्रव्य की बात चली थी, तो जीव द्रव्य का गुण क्या है? तो ज्ञान गुण। हम एक गुण को उठाते हैं, ज्ञान गुण को, तो ज्ञान गुण जो है वह ज्ञान गुण जीव की पर्याय में सदैव उपस्थित रहता है, परिणमित होता है। उसका प्रत्येक का कार्य, जितने भी गुण है आत्मा में, अनंत गुण है, सबका परिणमन चल रहा है। ये बात अलग है किसी का वैभाविक चल रहा है, किसी का स्वाभाविक चल रहा है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम। तो जो परिणमन चल रहा है उसे ही पर्याय कहते हैं। ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है, श्रद्धा गुण है श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है, चारित्र गुण है चारित्र गुण का परिणमन चल रहा है, अस्तित्व वस्तु, अभी सब गुण आने वाले हैं, उन सब का प्रति समय परिणमन चल रहा है प्रत्येक वस्तु में। मिश्री की भी डली लो यदि हम उदाहरण के रूप में, तो उसमें भी जितने भी गुण है, सामान्य और विशेष, सब गुणों का परिणमन, सब गुणों की पर्याय प्रति समय चल रही है। कोई भी गुण खाली नहीं बैठा हुआ है कि आज मेरा मन नहीं है मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी गुण नहीं। सब एक्टिव है गुण सारे, प्रत्येक गुण का परिणमन चल रहा है। परिणमन मतलब पर्याय, मतलब प्रत्येक गुण की एक अवस्था प्रति समय कार्य कर रही है, उसे ही परिणमन कहते हैं, उसे ही पर्याय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। गुणों के, अब ये गुणों के कार्य को पर्याय कहा ना, तो गुण कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न है। गुण कहते किसे हैं ये तो हमको समझ में आ गया था, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। तो गुण के कितने भेद हैं? दो भेद है गुण के। पांचवा प्रश्न देखिए, दो भेद है, सामान्य और विशेष। गुण के दो भेद बताए, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब सामान्य गुण किसे कहते हैं? छठा प्रश्न है, सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। इसको सरल करने के लिए एक उदाहरण ऐसा समझ लीजिए, जैसे पूछा कि गेहूं किसे कहते हैं, तो जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहे उसे गेहूं कहते हैं। जैसे कि शरबती गेहूं है
तो भी वो गेहूं ऐसे ऐसा शेप वाला है, जैसा गेहूं का शेप रहता है ऐसे शेप वाला, ऐसे कलर वाला, ब्राउन ब्राउन सा कलर है उसका, है ना। तो वो ब्राउन ब्राउन सा कलर सब सब द्रव्यों में सेम रहेगा, यदि उसको गुण माने हम तो वो सब सभी, हर मतलब समझ लो आप गेहूं की अलग अलग ढेरी ढेरी लगा दो, मतलब उनको बाइफरकेट कर दो आप गेहूं को, एक तरफ शरबती गेहूं है, एक तरफ जो भी दूसरा गेहूं आता है, सब अलग अलग टाइप के गेहूं लगा दिए। अब इन सब गेहूं का सामान्य गुण क्या है कि सभी गेहूं ब्राउन कलर के हैं, सभी गेहूं से आटा बनता है, और भी जो जो सामान्य गुण है वो सब गुण सामान्य गुण कहलाएंगे, क्योंकि सभी समूहों में वो समान रूप से लगेंगे और सब में है। ऐसा गुण जो सब में है उसे सामान्य गुण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, विशेष गुण किसे कहते हैं? तो जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। मतलब जो समूह बनाया ना हमने अलग अलग, शरबती और ये सब, तो वो शरबती में कुछ अलग गुण होंगे, तभी तो वो डिफरेंट हुए, नहीं तो सभी गुण सभी गेहूं एक जैसे हो जाते हैं ना। आम का ले लो और सरल उदाहरण, अभी तो मौसम चल रहा है ना आम का, सबके घरों में आम है तो जल्दी समझ में आएगा। मतलब अल्फांसो हापुस आम है, बादाम आम है, लंगड़ा आम है, तोतापरी आम है, लाल पट्टा आम है, 5 आमों के ढेर लगा दिए हमने, है ना। वैसे तो अल्फांसो की भी खूब सारी वैरायटी है, रत्नागिरी और ये और वो, पर अभी उसमें मत जाओ आप। अभी तो आप ये समझो सामान्य रूप से, पर जो सामान्य गुण है सब में, कि गुठली वाला है, रस वाला है, पीले पीले रंग का है अंदर से, ये सामान्य गुण सब में, लेकिन सबका अलग अलग एक एक विशेष गुण है, तभी तो वो पहचान में आ रहा है ना। जैसे वो है दशहरी आम, तो जो थोड़ा थोड़ा सा समझ लो सौंफ टाइप का स्वाद है उसमें, टेस्ट है, सोफी आरा जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट है, तो वो दशहरी है ना। उसमें हल्का हल्का सा खट्टा मीठा अपन आया, वो लंगड़ा आम है। और जो पूरा ही मीठा मीठा हो उसे बादाम आम कह रहे हैं। शेप में भी लगा लेना सब, जिसका ऐसा शेप हो जो लंबा लंबा सा हो वो दशहरी आम है, जो बड़ा और मोटा हो वो बादाम आम है, जो छोटा सा हो गोल मटोल हो वो हापुस आम है। सब में है। तो सामान्य गुण जो सब में पाए जाए और विशेष गुण जो सब में तो नहीं पाए जा रहे लेकिन अपने अपने द्रव्यों में पाए जाए उसे विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण से समझा अपन ने, इसको आप सिद्धांत में लगा लेना कि जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, तो यह विशेष गुण है या सामान्य गुण है? तो यह तो विशेष गुण है क्योंकि केवल पुद्गल में पाया जाता है ना। अब अस्तित्व गुण है वह किसमें है? वह सामान्य गुण है क्योंकि सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सामान्य गुण कितने हैं? प्रश्न नंबर 8, सामान्य गुण कितने हैं? तो उत्तर देखिए, अनंत है, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। 6 गुण मुख्य है, बाकी है तो अनंत। सामान्य गुण भी अनंत है, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि इसमें हमेशा गड़बड़ होती है। सामान्य गुण तो 6 नहीं, समताभावी। सामान्य गुण कितने हैं? सामान्य गुण अनंत है, लेकिन उनके मुख्य गुण कितने हैं? मुख्य जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं वह 6 है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। फिर से पढ़ते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण है, मतलब ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? ये जो सामान्य गुण है ना, पहले उनकी चर्चा कर रहे हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। उसमें जो पहला गुण है अस्तित्व गुण, उसकी चर्चा है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, ये सबको याद करना है बिल्कुल परफेक्ट, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। गुण मतलब एक वस्तु में अनंत गुण है, जैसे मिश्री है तो मिश्री में भी अनंत गुण है, सफेद पना है, उसका जो मीठापन है वो है, उसकी चिकनाई या रूखा चिकना जैसा भी उसका है स्पर्श, वो उसमें गुण है। तो ये अनंत गुण है ऐसे। उसमें एक गुण सामान्य गुण भी है कि वह अस्तित्व रूप में है, मतलब वह है रूप में। और अस्तित्व गुण का लक्षण क्या है? जिस गुण के कारण वह उसका कभी नाश नहीं होगा और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होगा। मतलब न तो कोई उसको उत्पन्न करने वाले हैं
न कोई उसको नाश करने वाला है। स्वयं स्वतः अनादि निधन वस्तु, उसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं, स्वयं स्वतः अनादि निधन वस्तु। अनादि निधन जो है वह अस्तित्व गुण के कारण है। जो सत हम पढ़े तत्वार्थ सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम, वही है ये अस्तित्व गुण। सत मतलब अस्तित्व, एक ही बात है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। सत मतलब होना, अस्तित्व मतलब होना। तो ये होना मतलब हमेशा से था और अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। तो ये उसका गुण है, ये उसका अस्तित्वपना है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। आगे बढ़े। बोलिए। दीदी, दीदी जय ने दीदी, अस्तित्व गुण फिर केवल है ना, वही जीव हुआ केवल बस। पुद्गल का नाश होता है या नहीं होता? पुद्गल का नाश होता है ना। कैसे? पुद्गल जैसे अपना शरीर है तो जो नाश हो जाएगा, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है। ऐसे पुद्गल, हाँ, और जैसे पुद्गल, ये भी पुद्गल है, ये भी खराब हो जाएगी। शरीर का तो नाश हो जाएगा क्या, पहले तो ये बताओ आप। क्या दीदी? शरीर का नाश हो जाएगा या हाँ, नहीं? यानी कि जो जीव है ना, निकल के दूसरी पर्याय में चला जाएगा। शरीर का क्या होगा? शरीर दीदी मतलब वो जल जाएगा, जैसे आत्मा निकल जाएगी तो उसको जला देंगे, फिर जला वो राख देंगे बन। तो राख बन गई ना, तो नाश क्या हुआ हाँ, शरीर का? उसकी अवस्था बदल गई, शरीर से, शरीर रूप अवस्था से वह राख रूप अवस्था में चला गया। नाश नहीं हुआ हाँ, उसका। किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, इसीलिए तो सब, क्यों क्यों नहीं नाश होता? क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। किसमें है अस्तित्व गुण? छहों द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, सामान्य गुण है ना, तो सभी द्रव्यों की बात है। अस्तित्व गुण सब में, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव, किसी भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता। कि अब तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आ गए हैं जो नया द्रव्य उत्पन्न कर देते हैं। तो वो जो नया द्रव्य जैसे मोबाइल है, तो पहले तो मोबाइल नहीं था, अब तो नया द्रव्य उत्पन्न कर दिया साइंटिस्ट ने। कि नहीं, वो जो असेंबल किया है उन्होंने, नया द्रव्य उत्पन्न नहीं किया, जो पहले से था पुद्गल द्रव्य उपस्थित था